नमस्कार प्यारे मित्रों, पशु परिचर भर्ती भाग ए के अंदर 105 क्वेश्चन आएंगे। उनके अंदर जो हमारे सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, उसके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। और कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं को लेकर प्रत्येक टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। दूसरी बात, सभी साथियों को बता देता हूं मैं कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना, वो बहुत ही सरल क्वेश्चन आएंगे। और कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 की जो विज्ञान की पुस्तक चलती है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो जो मैटर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की पुस्तकों में दिया गया है, उसी का अध्ययन हम यहां पर कर रहे हैं दोस्तों। तो एक बार जो भी साथी हैं, इस क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीडियो पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। आज हमारी क्लास नंबर 3 में टॉपिक रहेगा न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों, जिनमें डीएनए और आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास पार्ट 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। दूसरी बात, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उस पर उपलब्ध है दोस्तों। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। छोटी क्लास, डीएनए के बारे में चर्चा, थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले नाम आया है न्यूक्लिक अम्ल। होता क्या चीज है ये? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? देखिए, डीएनए व आरएनए को सम्मिलित रूप से न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए बराबर न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की। न्यूक्लिक अम्ल की खोज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्रेडरिक मिस्चर ने की। और न्यूक्लिक अम्ल जो शब्द है, ये अल्टमान ने दिया था। दो क्वेश्चन, एक तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, एक न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया। खोज की थी फ्रेडरिक मिस्चर ने, शब्द दिया था अल्टमान ने। समझ गए? अब देखिए, अधिकतर संजीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए होता है, लेकिन वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या आरएनए होता है। डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है दोस्तों। समझ गए? पादप वायरस में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, जबकि जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कहने का मतलब वायरस में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। अब देखिए ये किस किस में होता है, तो जो भी पादप वायरस होते हैं, उन पादप वायरसों के अंदर तो आरएनए है, और जो भी जंतु वायरस है, उनके अंदर डीएनए पाया जाता है। नोट, वायरस को संजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी माना जाता है। वायरस संजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन न्यूक्लिक अम्ल 3 से मिलकर बना है दोस्तों, जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। एक बार जो साथी अपने पर्सनल नोट्स बना रहे हैं, नोटबुक में नोट कर रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लो। और जो साथी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से ले लो दोस्तों। चले आगे, तो चलते हैं दोस्तों। न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। न्यूक्लिक अम्ल पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी सारक तथा फास्फोरिक एसिड से बना होता है। पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी सारक और फास्फोरिक एसिड, जो 3 बताए थे ना मैंने, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों से बना होता है न्यूक्लिक अम्ल। सबसे पहले नाम किसका आया? पेंटोज शर्करा का। तो देखिए, पेंटोज शर्करा का सामान्य सूत्र C5H10O5, यह सामान्य सूत्र है जो यहां पर दिया गया है। और पेंटोज शर्करा ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है डीऑक्सी राइबोज, दूसरी होती है राइबोज। डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शर्करा। तो देखिए, डीऑक्सी राइबोज ये शर्करा डीएनए में होती है। तो देखिए, डीऑक्सी राइबोज है ना, ये तो डीएनए में, और जो राइबोज शर्करा ये आरएनए में। ये किसमें है? आरएनए के अंदर है दोस्तों। डीऑक्सी राइबोज शर्करा का सामान्य सूत्र C5H10O4 होता है।
जो डीएनए में शर्करा पाई जाती है C5H10O4 होता है, जबकि जो आरएनए में शर्करा पाई जाती है उसका सामान्य सूत्र C5H10O5 जो यहां पे बताया ना आपको, यह होता है दोस्तों। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। तो पेंटोज शर्करा दो प्रकार की होती है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा। समझ गए यहां से एक एक जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी। आगे चलिए, 2 नंबर पे आएगा नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी जो क्षारक है ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन। यहां से एक चीज याद रखना, एडिनिन का ए, ग्वानिन का जी, ये तो होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। और साइटोसिन सी जिसका प्रतीक सी, थाइमिन का टी और यूरेसिल का यू, ये होते हैं पिरामिडिन क्षारक। तो कहने का मतलब जो प्यूरिन क्षारक है वो तो एडिनिन और ग्वाइनिन है, और पिरामिडिन जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो साइटोसिन है, थाइमिन है और यूरेसिल है। अलग अलग नाम याद रखना दोस्तों। अब इनमें से क्या होगा, जिसमें थाइमिन पाया जाएगा ना उसमें यूरेसिल नहीं होगा, और जिसमें यूरेसिल होगा उसमें थाइमिन नहीं होगा। इतना ही फर्क है जो आगे पढ़ेंगे। आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं ये। डीएनए के अंदर एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है और साइटोसिन नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। कहने का मतलब डीएनए में एडिनिन है, ग्वाइनिन है, साइटोसिन है और थाइमिन है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर, यानी आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है दोस्तों। समझ गए ना? यहां से चार चार नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए आरएनए में होते हैं। फर्क इतना है, डीएनए की जब भी बात करें ना तो डीएनए के अंदर तो थाइमिन पाया जाएगा, यूरेसिल नहीं पाया जाएगा। डीएनए में थाइमिन होगा लेकिन यूरेसिल नहीं होगा, और आरएनए की बात करते तो उसमें थाइमिन नहीं होगा लेकिन यूरेसिल होगा दोस्तों। फास्फोरिक एसिड यानी फॉस्फेट समूह है, यह डीएनए व आरएनए दोनों में उपस्थित होता है। जो फॉस्फोरस एसिड है या फॉस्फेट समूह है, डीएनए आरएनए दोनों के अंदर पाया जाता है दोस्तों। ले लो यहां से स्क्रीनशॉट एक बार, जो भी मित्र लाइव जुड़े हुए हैं या क्लास को बाद में देख रहे हैं। आगे बढ़िए, बात करते हैं डीएनए का द्विकुंडली मॉडल। डीएनए का द्विकुंडली मॉडल दोस्तों, देखिए आपको नॉर्मल जानकारी पढ़नी है, आपको डीपली नहीं जाना है साइंस में। सिंपल से क्वेश्चन आएंगे 15, जिनको अगर आपने थोड़ा सा पढ़ लिया ना तो भी उत्तर दे दोगे। इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे यही कहता हूं हाथ जोड़ के कि तैयारी कर रहे हो तो स्तर के अनुसार करो। बिना स्तर की गई तैयारी से सफलता नहीं मिलेगी। कोई नहीं बोलेगा, अगर मैं इसी की डीएनए की 5 क्लासें लगा देता, विस्तृत बताता, मेरे फायदा था, लेकिन उससे आपको क्या फायदा? कल को पेपर में आता नॉर्मल क्वेश्चन, आप बोलते कि सर आपने तो 10 घंटे पढ़ाया, आया क्या इससे? इससे अच्छा है कि 20 मिनट पढ़े लेकिन क्वेश्चन लेकर चले जाएं वहां से। समझ गए? तो डीएनए का द्विकुंडली मॉडल, देखिए डीएनए की संरचना को समझाने के लिए अक्सरे निवर्तनी आंकड़े, जो संरचना होती है डीएनए की वो कैसी होती है उसको समझाने के लिए अक्सरे निवर्तनी आंकड़े किसने दिए? फ्रैंकलिन व विल्किंस ने दिए। विल्किंस भी कहते हैं, विल्किंस भी इनको कहा जाता है। तो फ्रैंकलिन व विल्किंसन ने डीएनए की जो संरचना है उसको समझाने के लिए आंकड़े दिए। इन आंकड़ों के आधार पर संरचना को वाटसन व क्रिक ने 1953 में समझाया। आंकड़े तो फ्रैंकलिन व विल्किंसन ने दिए और समझाया किसने? वाटसन और क्रिक ने। किसने समझाया? वाटसन और क्रिक ने। कब? 1953 के अंदर दोस्तों। और इसी के लिए वाटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। समझ गए? ये होती है, देखिए द्विकुंडली। एक तो देखिए ये कुंडली चल रही है, समझ गए आप, इस प्रकार से ये घूमते। दूसरी ये कुंडली चल रही है आपकी, तो द्विकुंडली संरचना हो गई इसकी। बेसिक जानकारी इसके आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन डीपली में नहीं जाऊंगा, पेपर के स्तर के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ले लो स्क्रीनशॉट, बना लो नोट्स। और नोट्स समय कम लगता है आपको तो ऐप पर उपलब्ध है, ऐप पर आपको मिलते रहेंगे। जैसे क्लासें होगी ऐप पर यही नोट्स ऐप पर अपलोड किए जाएंगे दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। अभी द्विकुंडली संरचनाएं पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान से यहां से और देखना। डीएनए द्विरज्जुक होता है।
देखिए एक तो 3 एक 5, 2 रज्जुक होता है, जिसका एक रज्जुक 5 से 3 तथा दूसरा रज्जुक 3 से 5 सिरे की ओर होता है। इसके 5 सिरे पर फॉस्फेट समूह मुक्त रहता है तथा 3 सिरे हाइड्रोक्सिल समूह मुक्त होता है। दोस्तों ये कोई नॉर्मल जानकारी है, शायद ही क्वेश्चन बने यहां से। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर थोड़ी इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए डीएनए यहां पर दिया गया आपको, इसके बारे में देखिए। डीएनए की कुल लंबाई लगभग 2.2 एम होती है। देखिए ये दी रही, यह है डीएनए की लंबाई तथा एक कुंडल की लंबाई 34 ए होती है। दोस्तों एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज को समझना है। यह नहीं कि हम तैयारी में लगे हैं और गलतियां हमसे होती रहे। हमें जो पढ़ना है, यहां पे ए आया है, इस ए का अर्थ क्या होता है ये भी बता दो एक बार। बहुत सारे साथी यहां से टेंशन में आ गए कि सर ये ए क्या है। ए का अर्थ होता है आर्मस्ट्रांग। लिख दूं क्या मैं, आर्मस्ट्रांग, ए बराबर। आगे देखिए, इसके एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी सारक युग्म होते हैं तथा डीएनए का व्यास 20 आर्मस्ट्रांग होता है। अब आगे मैं एक ही जगह ए ही पढ़ूंगा, आर्मस्ट्रांग नहीं पढ़ूंगा, एक बार यहां से समझ लेना आप। और ये देखिए इस प्रकार जो संरचना है, पहले जब हमने द्विकुंडली संरचना देखी थी तो वो खड़ी थी इस प्रकार से, अब ये टेढ़ी ले ली, यही है। देखिए 10 युग्म, ये रही नाइट्रोजनी सारक है, ये 34 आर्मस्ट्रांग दिए गए, व्यास 20 आर्मस्ट्रांग होता है। तो ले लो स्क्रीनशॉट। चारगाव के अनुसार एडिनिन प्लस ग्वाइनिन प्लस साइटोसिन प्लस थाइनिन, एडिनिन प्लस ग्वाइनिन, एडिनिन प्लस ग्वानिन बराबर साइटोसिन प्लस थाइमिन, इनका अनुपात इस तरह रहता है। समझ गए? ए से एडिनिन, जी से ग्वाइनिन, सी से साइटोसिन और टी से थाइमिन। एक ए व जी का 50% है तथा सी व टी का 50% होते हैं। दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से, फिर चलते आगे। अब देखिए यहां से बेसिक जानकारी। नाइट्रोजनी सारक एडिनिन थाइमिन के साथ द्विआबंध द्वारा जुड़ा रहता है। एडिनिन किसके साथ है? थाइमिन के साथ, यानी ए और टी जुड़ा रहता है तथा ग्वानिन यानी कि जी साइटोसिन के साथ त्रिआयाम से जुड़ा रहता है। ये तो द्विआबंध है, ये त्रिआबंध होता है। ये ग्वानिन जी और ये साइटोसिन, ये तो द्विआबंध, ये त्रिआबंध होता है। दोस्तों आ गया समझ में? एटी जीसी, ये याद रखना। नाइट्रोजनी सारक कौन से आबंध से जुड़े रहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। डीएनए 2 प्रकार का होता है, एक रेखाकार और रेखाकार व वर्ताकार, अलग अलग होते हैं। रेखाकार भी होता है और वर्ताकार भी होता है। दूसरा ए बी सी डी व जेड डीएनए। रेखाकार डीएनए, वर्ताकार डीएनए, ये एक में ही आते हैं। दूसरा होता है ए बी सी डी और जेड डीएनए। दोस्तों इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे हम यहां पे। तो देख लिया आपने, ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। चलिए सबसे पहले वर्ताकार डीएनए की ओर चलते हैं। यह रहा वर्ताकार डीएनए। यह डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। वर्ताकार डीएनए एक तो हमने इस प्रकार से देखा था, समझे आप? अब यह अगर एक तो सीधा ये इस प्रकार से घूम जाए यानी वर्ताकार बन जाए आपस में, तो वो वर्ताकार होता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है यानी जीवाणु, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, उनमें पाया जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। दूसरा है रेखाकार डीएनए। यह रहा आपका रेखाकार डीएनए। यह सभी यूकेरियोटिक यानी पादप प्लस जंतु में पाया जाता है। दोस्तों जो यह रहा आपका रेखाकार यानी एक सीधी रेखा के रूप में यह होता है। दोस्तों ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब दूसरे प्रकार के डीएनए में चलते हैं। डीएनए 2 प्रकार के थे, रेखाकार और वर्ताकार, तो देख लिए। अब बचते हैं ए बी सी डी और जेड वाले डीएनए। तो चलिए दोस्तों, ए बी सी डी जेड डीएनए। दोस्तों
सबसे पहले एडीएनए, इसमें कुंडलन की दिशा दक्षिणावर्त होती है। चूड़ी अंतराल 28 आर्मस्ट्रांग यानी 28 ए होता है आर्मस्ट्रांग, और नाइट्रोजनी सार युग्म 11 होते हैं। नाइट्रोजनी सार युग्म कितने होते हैं? 11। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, वो इसमें 11 पाए जाते हैं दोस्तों। बीडीएनए, इसमें कुंडलन की दिशा दक्षिणावर्त होती है, यानी कि यह और यह समान है। चूड़ी अंतराल 34 आर्मस्ट्रांग होता है, इसमें चूड़ी अंतराल 28 था एडीएनए में, बीडीएनए में 34 चला गया। इसमें एडीएनए में जो नाइट्रोजनी सार युग्म है ये 11 थे, जबकि बीडीएनए में नाइट्रोजनी सार युग्म कितने हैं? 10 है। नाइट्रोजनी सार युग्म कितने हैं? 10 है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां से। एडीएनए में चूड़ी अंतराल 28 आर्मस्ट्रांग, बीडीएनए में चूड़ी अंतराल 34 आर्मस्ट्रांग। एडीएनए में नाइट्रोजनी सार युग्म 11, बीडीएनए में नाइट्रोजनी सार युग्म 10 होते हैं दोस्तों। चलिए आगे आ रहा सी और डी। सी देखिए, इसमें कुंडलन की दिशा दक्षिणावर्त है, तो डी के अंदर देखिए इसमें भी कुंडलन की दिशा कैसी है? दक्षिणावर्त है। दोनों में ही दक्षिणावर्त है दोस्तों। सी डीएनए में चूड़ी अंतराल 31 आर्मस्ट्रांग है। देखिए एडीएनए में 28 आर्मस्ट्रांग था, बी में 34 था, सी के अंदर 31 है, और डी में भी चूड़ी अंतराल 31 आर्मस्ट्रांग है दोस्तों। नाइट्रोजनी सार युग्म सी डीएनए में 9 होते हैं, नाइट्रोजनी सार युग्म डी डीएनए के अंदर 8 होते हैं। तो नाइट्रोजनी सार युग्म के बारे में अगर बात करें हम, ए में 11, बी में 10, सी में 9, डी में 8। अब देखिए जब जेड आएगा ना तो उसमें 11 से प्लस करना है, 12 होगा। यह नाइट्रोजनी सार युग्म का क्रम है, समझ गए? यह तो नाइट्रोजनी सार युग्म है एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए और जेड डीएनए में। अब देखिए दूसरी बात यहां पे मैं एक चीज समझाता हूं, वो समझाता हूं चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल एक साथ लिख दूं यहां पे। चूड़ी अंतराल की जब भी आप बात करते हो, समझना यहां से। देखिए चूड़ी अंतराल की अगर मैं बात करूं तो एडीएनए में कितना था? 28 था। बीडीएनए में कितना था? 34 था। सीडीएनए में कितना था? 31 था। डीडीएनए में 31 है, दिखा हुआ यहां पे, लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बच गया जेड। जेड के अंदर, जेड डीएनए के अंदर चूड़ी अंतराल कितना पाया जाता है? बता दीजिए। 69 आर्मस्ट्रांग, 69 आर्मस्ट्रांग पाया जाता है दोस्तों। तो ये सीडीएनए और डीडीएनए हो गया। आगे चलते हैं हम जेड डीएनए की ओर। ये रहा जेड डीएनए। देखिए इसके अंदर, इस डीएनए की खोज अलेक्जेंडर व रीच ने की थी। इस डीएनए की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर व रीच ने की है दोस्तों। इस प्रकार का डीएनए कीट होते हैं ना, कीट ड्रोसोफिला की लार ग्रंथियों में पाया जाता है। इस डीएनए के एक कुंडलन में 12 नाइट्रोजनी सारक युग्म होते हैं तथा इसके एक कुंडलन की लंबाई 69 आर्मस्ट्रांग होती है दोस्तों। इस डीएनए की संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसलिए इसे जिगजैग डीएनए भी कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है ये कि जिगजैग डीएनए किसे कहा जाता है? तो जेड डीएनए को जिगजैग डीएनए कहा जाता है, क्योंकि इसकी संरचना टेढ़ी मेढ़ी होती है दोस्तों। यह हो गए डीएनए। अब देखिए आगे एक बेसिक जानकारी ही मान लीजिए आप, इसको पढ़ना भी जरूरी है थोड़ा, है क्या? सेंट्रल डोगमा सिद्धांत यानी प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत पढ़े ना दोस्तों। सेंट्रल डोगमा सिद्धांत, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। देखिए यह सिद्धांत क्रिक ने 1958 में प्रस्तावित किया था। इसके अनुसार आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन में जो आनुवांशिक सूचनाएं होती है उनका प्रवाह होता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया, डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है तथा आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है। तो डीएनए से आरएनए अनुलेखन, आरएनए से
अगर प्रोटीन की अगर हम जा रहे हैं, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो अनुवादन कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाल्टीमोर व टेमिन ने ट्यूमर विषाणु पर कार्य करते हुए बताया कि जिन जीवों में आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, जिन जीवों में आनुवांशिक पदार्थ क्या है, आरएनए है, उनमें आनुवांशिक सूचनाओं का प्रभाव आरएनए से डीएनए की ओर उल्टा हो गया, आरएनए से डीएनए की ओर जा रहा है। इसे कहते हैं विपरीत अनुलेखन तथा इस पूरी प्रक्रिया को टेमेनिज्म कहा जाता है, टेमेनिज्म कहा जाता है। दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर जो डीएनए है ना, उसका विस्तृत अध्ययन हमने पूरा कर लिया। इतना याद कर लो, क्वेश्चन बार नहीं जाएगा। आरएनए के बारे में कल की क्लास में हम करेंगे चर्चा। मित्रों, कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट करके सभी साथी मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।